पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने बताया था डेफिनेशन, वो क्या बताई थी पोटेंशियल की? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना, ये बताया था। और स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। एक जनरल डेफिनेशन यही होती है, किसी बॉडी की स्टेट के कारण या पोजीशन का उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ सरफेस से किसी पोजीशन पर अगर बॉडी है, अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर अगर बॉडी है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कल इसका डेरिवेशन भी किया था, ये इसका टाइप है एक्चुअली में ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE जो था, कल अपन समझे थे, एक बार फिर से देख लेते थोड़ा सा, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है उसको हम उठा के अगर h हाइट पे ले जाए, है ना, इसको ग्राउंड से उठा के किसी h हाइट पे ले जाना है, हमने इसको h हाइट मूव कराया, ठीक है, कहीं से भी मेजर कर लो, इसके सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं, इसको अपन ने h हाइट ऊपर ले गए, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? अपन ने देखा था कल, इस पर धरती माता फोर्स लगा रही है mg, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लगभग किसके बराबर है? mg के बराबर ही है। m यहाँ पर बॉडी का मास है। अपन ने जो वर्क किया था एक्सटर्नल फोर्स के लिए, एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है या हम कितना वर्क कर रहे हैं इसको ले जाने के लिए, तो वर्क कैसे निकलेगा? कल बताया था, F.S होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? Fs cos थीटा। F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी थी? mg। S कितना है? h। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना ऊपर ले गए? h। और cos कितना रहेगा? 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी यही लग रहा है और बॉडी भी ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे कितना आएगा? cos 0 डिग्री होता है 1। आंसर कितना आया था? mgh। कितना वर्क करना पड़ा? mgh। इसको ऊपर तक ले जाने के लिए mgh करना पड़ा, और हमारी डेफिनेशन के अनुसार हम जितना वर्क करेंगे इसको ऊपर ले जाने के लिए h हाइट तक, तो जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, mgh। ठीक है, तो ये फार्मूला है पोटेंशियल। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर तुमसे पूछ रहा है कि एक बॉडी को ग्राउंड से हमने किसी हाइट पर ले गए हैं, तो अपन अंडरस्टूड करेंगे कि जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। कई बार वर्क बोल देंगे कि एक बॉडी है नॉर्मल, कि एक बॉडी है 5 किलोग्राम की। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is placed at 10 meter high platform। बताओ, प्लेटफॉर्म पे रख दिया अपन ने। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी या इन अ बॉडी कितनी होगी? और जी के लिए ले लो 10, इसने बोला है। कितना आंसर होगा इसका? निकाल सकते हैं अपन लोग। A body of mass 5 kg is placed at a 10 meter high platform। एक बॉडी को 10 कितने की है? 5 किलोग्राम की, उसको अपन ने 10 मीटर हाइट के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। इसके बाद अपन ने इसको ग्राउंड से कहाँ ले गए? 10 मीटर ऊपर ले गए। 10 ना 5 10 मीटर हम ऊपर ले गए, तो ग्राउंड से इसको हम 10 ऊपर, है ना, तो ये हाइट हो जाएगी इस बार अपनी 10 मीटर। तो निकाल लो। एक्चुअली में ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहा? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या आपसे वर्क भी पूछ सकता है कि 5 किलोग्राम की बॉडी को 10 मीटर हाइट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। दोनों एक ही बात है, क्योंकि वर्क ही क्या है? एनर्जी है। तो इस केस में एनर्जी बोल रहा है तो U बोल देंगे, U बराबर mgh। m की वैल्यू कितनी कर सकते हो तुम लोग? 5 इंटू 10 इंटू 10 कितना जाएगा? 500 जूल। लिख लो क्वेश्चन और वो भी कर लो, सोल्यूशन भी कर लो। और जी की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो कितना लेंगे? 9.8 लेना है, और नहीं दी रहेगी तो 9.8 लेना है। 10 अपने से नहीं लेते, अप्रॉक्स वैल्यू है वो। हाँ लिख सकते हो।
सॉल्व कर लिए खुद से? गुड क्वेश्चन। ऐसा ही हमेशा एनर्जी की बताया था उस दिन, जूल है। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 500 kg वाटर। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 500 kg water stored in a tank at height 100 मीटर। जी ले लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आंसर बताओ कितना है। देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अपन को अंडरस्टूड करना है कि अपन ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी का अगेंस्ट वर्क कर रहे होंगे, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हाथ में गोद रही है। तो क्या था अपने पास, वाटर था, कितना था 500 kg। कितनी हाइट पर था, हाइट कितनी थी 100 मीटर। जी की वैल्यू कितनी थी 9.8, यही ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। m हो गया 500, जी हो गया 9.8 और ये हो गया 100। कितना आ गया ये, देखो ये कितने हो गए, ये 4 जीरो हो गए। 5 इंटू 9.8 कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 की 4 और एक डेसिमल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 9.8 और 5 का रहा है 49 और ये 10 टू पावर कितनी बची है 4। 4.9 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, ऐसे लिखा जाता है। वही है जो तुम लोग बता रहे थे, ऐसे लिखा जाता है। ये ऐसे आंसर लिखे जाते हैं इस बार। वन बड़ी क्लास में ऐसे नहीं बताते आंसर, 4,90,000 ऐसे नहीं बताते। डेसिमल को अपन ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। आंसर यही माना, ये स्टैंडर्ड आंसर है, ऐसे लिखे जाते हैं आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। अ बॉडी हैज एनर्जी, अ बॉडी हैज एनर्जी 198 जूल एट certain at some height, at some height from the ground find हमें नहीं पता हाइट कितनी है। फाइंड
हाउ अबव द बॉडी इज फ्रॉम द ग्राउंड, बताओ। ग्राउंड, इसमें जी के लिए 10 लेना है, मतलब ग्राउंड से वो कितने ऊपर होगा है? ओके, हाँ मास नहीं दिया, यहाँ ले लो 2 kg, 2 kg मास ले लो। अ बॉडी 2 kg मतलब उसका मास है, बॉडी ऑफ मास 2 kg। फोर्टी नाइन क्या? हाँ 49 मीटर। देखते हैं किया तो है तुम लोगों ने, चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक। यम यू बराबर यम जी एच, यू कितना है 980, यम हो गया 2, जी हो गया कितना 10, यच निकाला यच निकालें यच, 0 से 0 कटा 98/2, यच आ गया 49 मीटर, ठीक है ना। जी की वैल्यू देख लेना उसमें, है ना, बता रहा हूँ बार बार, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेना है, और जो दिया है वो लेना। अगर दिया है 9.8 तो 9.8 लो। जनरली मोस्ट ऑफ टाइम देते हैं तो फिर 10 ही देते हैं, नहीं तो 9.8 तो अंडरस्टूड होता ही है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें बननी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है ना जी भैया। तो क्या है, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे चलते हैं, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग लिखो, इसमें लिखेंगे स्प्रिंग। देखो थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स की बारे में बात करें। हाँ, अभी सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लिखो, इंपॉर्टेंट है। देखो स्प्रिंग परेशान करती, मतलब इसके क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग स्प्रिंग के बारे में बात करें, फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, वर्क डन भी निकालेंगे, उसको खींचने में कितना काम करना पड़ता। तो देखो ये नई चीज है, इसको कई जगह पढ़ सकते हैं अपन, वहां भी पढ़ सकते हैं, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। देखो एक स्प्रिंग है ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इसको अपन L0 भी बोल सकते हैं। नेचुरल लेंथ मतलब एक नॉर्मल स्प्रिंग खरीद के लाए हो मार्केट से ताजा, अब बिल्कुल मतलब उसको अपन ने खींचा नहीं है, ना तो कंप्रेस किया है ना तो एलोंगेट किया है, नॉर्मल स्प्रिंग है, उसकी ये लेंथ है, नेचुरल लेंथ है। जब इसको खींचेंगे, है ना, स्प्रिंग को मान लो अपन खींच रहे हैं, इसमें तरफ फोर्स लगाएंगे, तो स्प्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको खींचेंगे ना, तो वो जैसे उसकी लंबाई को अपन बढ़ा रहे हैं, उसको खींचोगे, अगर उसको खींचोगे लंबाई को बढ़ाओगे, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो उसका अपोज करती है। क्या? जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे ना, तो वापस अपनी क्या शेप में आ जाएगी, वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगी, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे अपन खींचा तो और छोड़ देंगे तो वापस स्प्रिंग क्या आ जाएगी, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। या स्प्रिंग को तुमने दबाया, कंप्रेस किया, दबा दो तुम, इसकी ये नेचुरल लेंथ है, इससे हम इसको कंप्रेस कर दें, तब क्या होगा, तब भी अपन इसको छोड़ेंगे, अगर कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, वापस अपनी शेप पे आ जाएगी। तो कंप्रेस करें चाहे एलोंगेट करें, लेकिन एक लिमिट तक है। लेकिन अगर तुमने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया, जैसे पेन वाली स्प्रिंग होती है, पेन में भी स्प्रिंग होती है, उसको लोग खेलते रहोगे, कभी कभी एकदम से खींच दिए होगे, एक लिमिट तक तो खींचोगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप को गेन कर लेगी। लेकिन उसको तुम जोर से खींच दोगे ना, तो फिर उसमें परमानेंट क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद वो अपनी शेप को रिगेन नहीं करेगी, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। इलास्टिसिटी का मतलब रबर इलास्टिक लोहे से मतलब रबर से ज्यादा इलास्टिक लोहा है, पता है, इसको प्रूव भी करेंगे अपन। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है जो ज्यादा खींचता है, ये गलत है। जो जो अपने शेप को जितना रिगेन करेगा वो ज्यादा इलास्टिक कहलाता है, ठीक है। अभी बाद में पढ़ेंगे उस चीज को, लेकिन हाँ
स्प्रिंग में भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, अपने शेप को रिगेन कर लेती है। तो देखो ये अपन जब बात कर रहे हैं इसके लिए, एक देखो अपन ने स्ट्रेच किया है ना, स्प्रिंग को खींचा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, इससे अपन ने इसको खींच दिया, खींच देंगे तो ये थोड़ा लंबी हो जाएगी। अपन ने इस पे फोर्स लगाया ना, इसको फोर्स लगा के अपन ने खींच दिया, ये थोड़ा लंबी हो जाएगी। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी और ये थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ गई। सपोज करो हमने इसको x खींचा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगी, नई लेंथ। ऐसी अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ है, हमने इसको दबा दिया, यहाँ से कंप्रेस हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, आस पास हो जाएगी ना ये, तो ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। यहां तक अपन ने इसको एक फोर्स लगाया, इधर इसको दबा दिया, तो ये नेचुरल लेंथ से क्या हो जाएगी, आगे तरफ चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं एलोंगेशन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। अरे वो कुछ है नहीं, वो तो लंबाई है, लेंथ। क्या बोल रहे हो, अरे खींचने के बाद की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी एल नॉट प्लस एक्स, और इसकी इतनी लंबाई हो जाएगी एल नॉट माइनस एक्स, फाइनल लेंथ घट जाएगी ना। अच्छा, ये तो हमने फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो हम लगा रहे हैं। स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग की जो टेंडेंसी है इसको अपने शेप को रिगेन करने की, जैसे हम इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग में क्या आएगी, मतलब स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी वापस लाने के लिए, इस पर स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। स्प्रिंग चाहती है कि मैं अपने शेप को क्या कर लूँ, रिगेन कर लूँ वापस मैं अपनी, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जो इसको अपनी क्या इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। ला पाए वो ना ला पाए वो अलग बात है। जैसे अगर तुम इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे अपन छोड़ दे, इसको खींच के यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, तो स्प्रिंग का ये जो फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा जो इसको वापस कहाँ खींचेगा, जो आप उसको ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करता है। सिमिलरली जब हम इसको दबा रहे हैं तो स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। स्प्रिंग की इलास्टिसिटी कारण उसमें हिंदी बोलते से प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो ये ड्यू टू इलास्टिसिटी अपने शेप को वापस क्या करना चाहिए, कंप्रेस कर दिया अपन ने, ये वापस ओरिजिनल लेंथ की तरफ आने का प्रयास करती है। तो देखो दोनों केसेस में देखोगे, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, दोनों को ध्यान को, इसमें एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। इसमें ध्यान से देखोगे, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। मतलब हर बार क्या कर रहा है, स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो हमारे फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर अपन एलोंगेट करना चाहते हैं इसको, तो ये कंप्रेस करना चाहता है अपने आप को, अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो ये अपने आप को एलोंगेट करना चाहता है। दोनों तरह से क्या कर रहा है, ये अपोज करता है। मतलब अपने इसको अपोज ही नहीं बोलते, इसको इलास्टिसिटी बोल रहे हैं जो अपन, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं ना, रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं अपन। स्प्रिंग फोर्स क्या करना चाहता है, अपनी शेप को रिस्टोर करना चाहता है, मतलब वापस अपने शेप को रिगेन करना चाहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की अपने शेप को वापस लाने की, इसको रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं या इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाएगा यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है। इधर देखो, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, पहली बात हम जितना खींचेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। जितना लेंथ बढ़ाना चाहते हो तुम या बढ़ाओगे, सीधी सी बात है, अगर 2 सेंटीमीटर लेंथ को खींचना चाहते हो तो थोड़ा कम फोर्स लगेगा, 4 सेंटीमीटर खींचना चाहते हो उसको तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम क्या लगाएंगे, जितना ज्यादा हम खींचना चाहते हैं इसको, या जितना ज्यादा कंप्रेस करना चाहते हो, हमको स्प्रिंग मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा लगाएंगे, और जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स भी जनरेट होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। माइनस क्या बता रहा है, अगर एक्स इधर देखो, एक्स पॉजिटिव है, इस तरफ डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने, उस तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव माने, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ क्या है, नेगेटिव। यहां देखो ये ओरिजिन है, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, या ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है, ये हमारी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, इस तरफ वाली, तो इस तरफ वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो यहां देखो, अगर x पॉजिटिव है, यहां पर x पॉजिटिव है लेकिन f नेगेटिव है, और इधर पे देखो, इधर पे क्या है,
एक्स क्या है, अपन कंप्रेस कर रहे हैं, एक्स नेगेटिव है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, अपोजिट है। तो इस बार कौन पॉजिटिव है, यहां पर देखोगे अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या है, पॉजिटिव। इधर पे देखो, यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या है, नेगेटिव। मतलब दोनों में क्या रिलेटेड है, रिलेशन है, एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों, क्या फोर्स की डायरेक्शन देखो ना, स्प्रिंग फोर्स की लग का रहा है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपनी क्या है, नेगेटिव। ये है ना नीचे वाला, अरे नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं, ऊपर वाले की बात नहीं, इस वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा है, एलोंगेशन है, ये इसको कंप्रेशन बोलते हैं। एलोंगेशन मतलब अपन दबा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, कंप्रेशन में दबा रहे हैं, कंप्रेस करें। तो दोनों केसेस में स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। और जैसे अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट आते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, है ना, इस कांस्टेंट को हम लोग के बोलते हैं। जो कांस्टेंट के है इसे बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है, या फिर इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब इसको मैं समझाऊंगा क्या होता है। बाकी अभी ये कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पर या स्प्रिंग के नेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। अभी इतना नोट करो जितना बोर्ड में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये स्प्रिंग, कम समझ में आती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। बोलो, फिर भी अपन अभी यहाँ स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर एक्सटर्नल के लिए देखोगे, इसमें देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है ना, और एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है ही है, एफ एक्सटर्नली पॉजिटिव है, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स ही आएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। नॉर्मल अगर एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसमें माइनस नहीं आएगा बस, ठीक है, ये समझ आया। और जब इसको हटाएंगे तो के एक्स, अंतर है। स्प्रिंग लिखा जाएगा जब तो माइनस के एक्स रहेगा, और जब एक्सटर्नल रहेगा तो सिर्फ के एक्स रहेगा, क्योंकि इसमें देखोगे एक्सटर्नल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इसमें देखोगे एक्सटर्नल फोर्स इधर है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव रहेंगे तो कट जाएगा ना, दोनों तरफ नेगेटिव करेंगे तो कट जाएगा नेगेटिव, मतलब उसके लिए फिर क्या आएगा, के एक्स। अंतर है दोनों में, स्प्रिंग का अलग बात होती है और एक्सटर्नल के लिए अलग बात होती है, ठीक है। अभी तो यहाँ लिखा है स्प्रिंग के लिए ना, ये तो एक्सटर्नल के लिए, बस अंतर ये रहेगा, एक्सटर्नल के लिए प्लस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर। अच्छा, अपन बात कर लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, थोड़ा सा ये जो नई टर्म है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या सिर्फ फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है ये थोड़ा समझ ले, क्योंकि काम की चीज है। यहाँ से एफ स्प्रिंग जो आ रहा है, एफ स्प्रिंग बराबर आया था माइनस के एक्स। ये तो माइनस किस चीज को बताता है, माइनस किस चीज को बताता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड में देखे जाए तो मैग्नीट्यूड मतलब इसमें अपन डायरेक्शन को ना लें तो माइनस को हटा सकते हैं, मतलब मान बस को देखें, वैल्यू को देखेंगे तो के एक्स। अच्छा, के की वैल्यू कितनी आएगी, के बराबर आएगा एफ स्प्रिंग अपॉन में एक्स, यही आएगा ना, याद देना। इसमें देखो अगर एक्स की वैल्यू को 1 कर दें या 1 करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के किसके बराबर आएगा, एफ स्प्रिंग के बराबर आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैंने बोल रहे हैं ना कि अगर हमको स्प्रिंग को जैसे 1 सेंटीमीटर खींचना है, स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर एलोंगेट करने के लिए या फिर स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर दबाने के लिए हमको जितना फोर्स लगा, मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही तो एक्सटर्नल भी लगेगा ना, मतलब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वही किसके बराबर है, के बराबर है। स्प्रिंग की लेंथ में यूनिट चेंज लाने के लिए
यूनिट लेंथ बढ़ाने के लिए, यूनिट कंप्रेस करने के लिए हमें जितना फोर्स लगाना पड़ता है, या स्प्रिंग जितना फोर्स लगा रही है ना, लगेगा उस समय 1 सेंटीमीटर हमको खींचना है तो हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना स्प्रिंग भी तो लगाएगी ना। तो ऐसा डिफाइन किया जाता है स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, नहीं समझा रहा, स्प्रिंग को एक स्प्रिंग की लेंथ में यूनिट चेंज लाने के लिए, यूनिट मतलब 1 मीटर का चेंज लाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, वही कहलाता है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, के की वैल्यू। और सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड करेगा ये? मटेरियल पे। एक स्प्रिंग लोहे की है, एक स्प्रिंग किसकी है? एल्यूमिनियम की है। तो किसको खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तुमसे बोला जाए दोनों को 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर एलोंगेट करो, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? लोहे की। इसका मतलब स्प्रिंग का मटेरियल जो अलग अलग है उस पर डिपेंड करता है ना स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, ये के को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो के को फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट। देखो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स required to change the length of spring by 1 meter. 1 meter is called spring force constant. Is called spring force constant. ठीक है? किसी स्प्रिंग की लेंथ में, जैसे अगर मैं कहीं लिख रहा हूं के की वैल्यू लिखा है 2 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब क्या है? एक स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है? मतलब स्प्रिंग की लंबाई को 1 मीटर बढ़ाने के लिए या फिर 1 मीटर कम करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 न्यूटन का। और सीधी बात है, एक स्प्रिंग का के है 20 और एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है 10। मतलब कौन सी स्प्रिंग स्टिफ है? स्टिफ मतलब समझते हो? स्टिफ मतलब कड़ी। कौन सी स्प्रिंग कड़ी होगी बताओ? एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है और एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 10। इसका मतलब कौन जल्दी खिंच जाएगी? 10 वाली। उसको मतलब 1 मीटर का चेंज लाने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। इसमें 1 मीटर का चेंज लाने के लिए, इसका मतलब लोहा ज्यादा स्टिफ होगा एल्यूमिनियम के। अपन को नॉर्मली पता है कि लोहा जल्दी नहीं खिंचता है, एल्यूमिनियम खिंच जाएगा, कॉपर खिंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो जिसका के ज्यादा होता है ना वो ज्यादा स्टिफ होती है, और जिसका के कम होता है वो क्या होती है? उसको बोल सकते हैं अपन सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब जो आसानी से खिंच जाए। ठीक है? हार्ड, जिसका के ज्यादा रहेगा वो हार्ड रहेगी, स्टिफ रहेगी, और जिसका के कम रहेगा वो क्या रहेगी? उसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग? सॉफ्ट स्प्रिंग रहेगी, मतलब उसको आसानी से खींचा जा सकता है। तो स्टिफनेस को बताती है के, है ना? कई बार के को ध्यान रखना, के को स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल देते हैं, बाकी ठीक है। तो जिसके लिए के ज्यादा होगा, ये बता दे रहा हूं, के ज्यादा होगा तो क्या होगी? स्प्रिंग। लिख देता हूं हार्ड स्प्रिंग के लिए, फॉर हार्ड और स्टिफ अगर रहेगी स्प्रिंग तो के की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और फॉर क्या बोल सकते हैं अपन? सॉफ्ट। इसका एक और वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट रहेगी तो क्या होगा? के की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। और इसकी यूनिट कैसे निकाली मैंने? यहां से न्यूटन पर मीटर। के की यूनिट यहां से आएगी। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एक्स की यूनिट मीटर। तो ये याद भी रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है इसकी यूनिट में अलग से लिख देता हूं, यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर होगी। और इसका डायमेंशन फार्मूला बता सकते हो? डायमेंशन फार्मूला, एफ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 होता है फोर्स का, और डिस्टेंस का होता है ये कट जाएगा। इसका डायमेंशन एम, ठीक है? एल नॉट भी लिख सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें याद रखना है स्प्रिंग के बारे में। इसको नोट करो।